नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, कौन सा, तो सब इंस्पेक्टर फीमेल का जो एग्जाम हुआ था एचएसएससी के द्वारा लिया गया था। ऑफिशियल एग्जाम आपके सामने है और ये कब 2 दिसंबर 2018 को करवाया गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो ये पेपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, XCF2 जो है अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एकल युग्मों की जो है वो संख्या कितनी है, तो कितनी रहेगी इसकी 3। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो किसने इसको यहाँ पे लिखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, डैश को जो है हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो कौन हो जाएंगे, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो वो राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी दे रखा है, इतनी तो हमारी एचएसएससी गलती जो नॉर्मली रहेगी इसके लिए। देखिए लक्ष्मी चंद, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अब जो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद है, इनका संबंध कहां से रहेगा, तो जाट्टी कला सोनीपत से जो इनका संबंध रहेगा, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। इसके साथ ही इनको जो है आपका क्या बोला जाता है, संगीत का तानसेन भी इनको बोला जाता है, संगीत का तानसेन। और इसके साथ ही इनका संबंध तो आपका सोनीपत से रहेगा, लेकिन इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो आपकी कौन सी रहेगी, यूनिवर्सिटी पंडित लक्ष्मी चंद, यूनिवर्सिटी ऑफ पंडित लक्ष्मी चंद, यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये आपकी जो है यूनिवर्सिटी रहेगी किसके नाम की, पंडित लक्ष्मी चंद की। ये कहाँ पे है, तो ये आपकी रोहतक में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई इस यूनिवर्सिटी की। अब देखिए जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 2014 में, तब इसका नाम क्या रखा गया, तब इसका स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रखा गया। लेकिन बाद में 2018 में जाकर जो इसका सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के नाम पर जो इसका नाम रखा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे, तो राजबीर सिंह जो इसके वाइस चांसलर रहेंगे। ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी सूरदास के बारे में तो हमें पता ही है, सीही फरीदाबाद से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है, आपको ये बताना है, एक एपी सीरीज यहाँ पे जो दी गई है और इसमें ये बताना है कि 10 पदों तक हमें इसका जोड़ बताना है कि इसका जोड़ क्या आएगा। तो देखिए सम निकालने का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसको एक बार रफ करते हैं। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, ये हमारा एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका जो है ये क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा। क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे सम दिया गया है यानी इनका जोड़ हमें बताना है। तो जोड़ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो SN यानी कि जोड़ हो गया, S यानी सम, n माने नंबर ऑफ संख्या। तो इनका जोड़ हमारा क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस में l हमारा क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। अगर यहाँ पे देखिए हमें 10वां पद एग्जैक्ट दे देता कि हाँ ये आपका लास्ट पद है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जो है हमारा आंसर निकाल लेते, ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे और पुट करके देखना कैसे इसमें आंसर आएगा। n/2, तो n हमारे कितने हैं, तो आपके नंबर ऑफ पद हो जाएंगे जो कि कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। तो 10/2 इंटू में 2a हमारा कितना है, तो 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद जो n हमारा कितना रहेगा, तो ये हमारा n दोबारा से वही 10 है, -1 इंटू में d देखिए कितना है। तो d हम कैसे निकालेंगे कि जो आपका बाद का नंबर है उसमें से पहला नंबर हम माइनस करेंगे तब हमारा d आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं a2 - a1 निकालेंगे या a3 - a2 निकालेंगे तब हमारा यहाँ पे d आ जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए 1/3 माइनस में 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आएगा। यहाँ पे कितना आया हमारा, और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, यानी कि -1/6 जो है हमारा डिफरेंस आएगा, या हम कह सकते हैं हमारा डी आएगा। तो डी कितना है, तो -1/6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सोल्व करना है इसको, तो 0 से 0 कटा, ये हमारा कितना है 5, तो 5 इंटू में 1 प्लस में ये हमारा कितना है, तो 9 है, 9 इंटू में -1/6, तो ये हमारा कटेगा कितने पे, 3 पे, ये 2 पे, तो कितना आया देखिए यहाँ पे 5 इंटू में 1 माइनस में 3/2 आएगा। तो इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 2 हमारा एलसीएम आया नीचे और हमारा कितना आएगा, इसको हमने कर लिया ऐसे, 2 हमारा एलसीएम आया और यहाँ पे 2 - 3 आ जाएगा। तो कितना, 5 इंटू में -1/2, तो कितना बनेगा हमारा -5/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो है हम चाहे हमारे पास कितनी भी सीरीज दे रखी हो हम उसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास दूसरी बात यह कि अगर हमें पहला और लास्ट पद ही हमें दे रखा हो तब हम बिल्कुल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जाए। इसके आई थिंक क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा
कि डैश जो है तोमर वंश का अंतिम राजा शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को जो है सौंप दिया, तो कौन हो जाएगा? अनंगपाल हो जाएगा, अनंगपाल सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, अनंगपाल सेकंड। अनंगपाल सेकंड जो है वही है जिसने किसका? सूरजकुंड का जो है निर्माण करवाया था, सूरजकुंड का, तो यही अनंगपाल सेकंड रहेगा। और इसके बाद किसको? पृथ्वीराज चौहान को जो है अपना सिंहासन सौंप दिया था। और पृथ्वीराज चौहान ने जो है किसको? अस्सीगढ़ का किला जो है, अस्सीगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। और इसी को क्या आपका तलवारों का किला भी बोला जाता है, तलवारों का किला भी जो आपका किसको? तो अस्सीगढ़ किला जो है वो बोला जाता है। तो कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, यानी कि ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका पॉलिटी का अगर हम ये कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मौलिक अधिकार रहेगा, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, यानी मैक्सिमम चांस आपके मौलिक अधिकार के रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके कौन कौन से आर्टिकल दिए गए सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये आपका देखिए सबसे पहला आर्टिकल नंबर 14 है, इसमें क्या दिया गया कि विधि के समक्ष अधिकार, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे समान समझे जाएंगे, चाहे वो जो कानून जो बनाया गया है वो सभी के लिए समान रहेगा, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। उसके बाद कौन सा? आर्टिकल जो 15 जो दिया गया, इसमें क्या है कि अगर जाति धर्म नस्ल के रंग भेद के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा आर्टिकल 15 में है। उसके बाद आर्टिकल 17 तो वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी कह सकते हैं। इसके बाद कौन सा? आर्टिकल 16 जो दिया गया, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर में जो है आपकी समानता दे जानी, यानी कि हम कह सकते हैं सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देना, आर्टिकल 16 रहेगा, जो कि इसका राइट आंसर है। और बाकी इसको यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि आपको राइट आंसर जो ध्यान रह जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल कप जो है 2018 का द्वितीय विजेता यहाँ पे पूछा गया, यानी कि रनर अप पूछा गया। तो हमें दोनों के दोनों ध्यान रखने। सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका 2018 का, ये हुआ कहाँ पे था? तो ये आपका जो फ्रांस में, आप पहली बात तो ये जीता कौन था? तो जीता आपका फ्रांस था 2018 का जो हुआ था। दूसरे नंबर पे कौन था? तो क्रोएशिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्रोएशिया जो है आपका सेकंड नंबर पे था, ये हम कह सकते हैं रनर अप। फ्रांस जो है वो आपका विनर था, आपका फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो हुआ था। और इसके साथ ही 2018 के हुए कहाँ पे थे? तो ये रशिया में जो है आपके 2018 के फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अब इसके साथ ही एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2022 का जो है वर्ल्ड कप, जो फीफा का वर्ल्ड कप है, ये आपका कहाँ पे होगा? तो कतर में जो है आपका 2022 का जो है वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फ्रांस जो है आपका, ये तो हो गया। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है। फ्रांस जो है वो आपके पहले नंबर पे था, यानी विनर हम कह सकते हैं। रूस में जो है आपका फीफा वर्ल्ड कप जो इसका आयोजन करवाया गया था, क्रोएशिया जो है वो सेकंड नंबर पे था। तो इसलिए बस इसको याद रख सकते हैं। और फ्रांस जो है कितनी बार, इससे पहले 1998 में बना था, दोबारा से 2018 में, यानी 2 बार टाइटल जीत चुका है फीफा वर्ल्ड कप का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीलिया के अवसर पर जो है गाया जाता है। पीलिया जो होता है किसके अवसर पर? तो जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और किसके? तो लड़के के जन्म पर जो आपका पीलिया गाया जाता है, ये हम कह सकते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति पर जो आपका पीलिया जो गाया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए विवाह जो दिया गया, विवाह में हमारा कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो हमारा खोड़िया नृत्य जो हम बोला जाता है, खोड़िया, जो कि विवाह के बाद बारात जाने के बाद महिलाएं जो करती है वो हो जाएगा। मृत्यु पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो खेड़ा नृत्य जो है बूढ़े व्यक्ति के मरने के बाद जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है। होली पर हमारा कौन सा? तो लूर नृत्य जो वो हमारा होली पर किया जाता है। और इस लूर का मतलब क्या है? लूर का मतलब ही आपका लड़की होती है। और लूर नृत्य को पुरुषों को देखने की इसमें मनाही होती है। और ये कब? होली के समय में किया जाता है। बस आपका ये ध्यान रखना, इसमें प्रश्न उत्तर जो है वो पूछे जाते हैं लूर नृत्य में। अब यहाँ पे देखिए पीलिया हमारा हो गया। एक हमारा छठी नृत्य भी होता है, छठी नृत्य। तो ये जैसे जन्म के समय पे तो आपका पीलिया हो गया। और इसके साथ ही छठी नृत्य जो है वो कब किया जाता है? तो छठी नृत्य आपका किया जाता है बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये सारे के सारे आपको याद रखने। हाँ, यहाँ पे पीलिया जो है गाया तो आपका जाता है जन्म के समय, लेकिन छठी नृत्य आपका छठे दिन किया जाता है। तो ये सारे याद रखने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो रहेगा, देखिए आपके सामने ये दिया गया है और आपको ये बताना कि ये आपके सामने नंबर दिया गया है 2 की पावर, ये कितना रहेगा? 2 की पावर 3 n यहाँ पे दिया गया, -1 है। ये आपका किससे डिविजिबल है? यानी कि k से डिविजिबल हो जाएगा हर एक कंडीशन में। यानी n अगर हमारा नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर होगा, तो ये हर बार k जो इसको डिवाइड कर देगा। तो वो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ में हमने वैल्यू पुट की क्या? 2 की पावर 3 n, यानी 2 की पावर 3 गुणा 2 हमने किया,
ये कितना हो गया यहाँ पे 3 n यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले एक वैल्यू पुट करो। यहाँ पे एक वैल्यू पुट किया तो हमने कितनी आ गई 2 की पावर 3 यानी कि 8 है, और माइनस में 1 है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से पहली बात तो हमारा यहीं से क्लियर होना चाहिए कि 7 आ गया तो यहीं से हो जाएगा। लेकिन एक बार दोबारा से और कंफर्म करते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 2 रखा तो 2 की पावर कितनी होगी 6 होगी, और 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी तो 2 3 होगी 8, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। 64 में से 1 माइनस करेंगे कितना 63, तो 63 दोबारा से आपका 7 से डिवाइड होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, शेख चिली का मकबरा जो है कहां पे रहेगा, तो ये थानेसर में रहेगा। सभी को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपका क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल आपका जो है शेख चिली का मकबरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन जो है स्थित नहीं है, तो कहां पे नहीं है, आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी कोलकाता जो कोडई कनाल और पुणे यहाँ पे जो है आपका भूकंप अभिलेखन स्टेशन आपका रहेगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो भूकंप की यहाँ पे बात करें, हम करें अर्थक्वेक के बारे में, तो अर्थक्वेक जो है इसको मेजर किस में किया जाता है, कौन सा स्केल जो होता है, यूनिट क्या होती है, तो हमारी रिएक्टर स्केल में जो है रिएक्टर स्केल में जो है हमारा भूकंप जो है वो मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ हम कह सकते हैं या सिस्मोमीटर हम कह सकते हैं, वो जो है आपका यूज होता है अर्थक्वेक, हम कह सकते हैं भूकंप को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है मानव शुक्राणु का भाग नहीं है, तो कौन सा, एंट्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है क्या हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा ने जो है हाल ही में अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस हम कह सकते हैं फाउंडेशन डे। चलिए ये क्वेश्चन तो आप ही कर देना कि कब मनाया गया। ये तो वैसे कब की बात है, 2018 में ये एग्जाम हुआ था, तो ये उस समय का क्वेश्चन है। लेकिन ये अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी लास्ट टाइम में जो हरियाणा का आपका स्थापना दिवस जो मनाया गया था 1 नवंबर 2020 ही था, लास्ट वाला 21 का तो अभी आया नहीं। तो इस दिन जो है कौन सा आपका स्थापना दिवस मनाया गया था, कमेंट करके बता देना 12वें क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट, एक संख्या जो है 3 अंकों से बनी है जिसका योग कितना है, 17 है। बीच वाले अंकों बाकी दोनों अंकों के योग से 1 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो ये देखो, बीच वाले दोनों का योग 8 है, बीच वाला 1 9 हो गया, ठीक है। ये 8 और 1 9 ये भी करता है, और 8 ये, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया पहले वाला, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या दिया कि आपका यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। अब देखिए अगर हमने अंकों का क्रम पलटना है तो क्यों हम सबको क्यों हम चेक करें। देखिए क्या चीज है, जैसे ये 494 है, अगर इसको हम उल्टा करके देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 494 बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी कटा हमारा। अब देखिए 593 जो दिया गया और इसके साथ 3 9 5 हो जाएगा। जब हम 13 में से 5 गएंगे तो हमारा कितना 8 बचेगा, ना कि लास्ट में 6 बचेगा। तो ये भी नहीं गया, तो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अब इसको भी आप चेक करो, क्या करोगे चेक, 692 जो दिया गया उसके बाद 2 9 6 माइनस करेंगे कितना, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद कितना यहाँ पे 0 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 396। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा ये सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने, कंप्यूटर में जो है सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी कौन सी हो जाएगी, यानी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो जाएगी, कैश हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था, और उसमें शायद थोड़ा सा लेवल हाई दिया था, जिसमें ये पूछा गया सबसे कैश मेमोरी का भी आगे टाइप पूछा गया था L1 L2 के टाइप में। तो देखिए यहाँ पे कैश मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, उसके बाद क्या है, जैसे हमने HSLC की ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन की, पहली बार अगर हम ओपन करेंगे तो वो क्या है ज्यादा लोड लेगा, यानी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। उसके बाद क्या है अपनी कैश मेमोरी में जो क्या है उसकी साइट जो है, जो उसका स्थान जो है, जो वेबसाइट है वो सेव हो जाती है, और दोबारा से क्या जब हम ओपन करते हैं तो जल्दी से जो है फास्ट रिस्पॉन्स देती है हमारी वो साइट, तो वो हमारी कैश मेमोरी होती है। तो इसीलिए ये आपकी सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगी। इसके अलावा रैम दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है, ये दोनों आपकी किस में इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी, रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और ये रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। अब देखिए आपकी एक तो होती है वोलाटाइल मेमोरी, हमने पहले भी डिस्कस किया है वोलाटाइल मेमोरी, और दूसरी हमारी कौन सी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये दोनों में आपका क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, देखिए वोलाटाइल का मतलब हमारा क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं या परिवर्तनशील जिसको हम कह सकते हैं। तो चेंज के कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए नाम से ही हमें पता लग रहा है ये रीड ओनली मेमोरी है, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों में आपका ये डिफरेंस है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल हो जाएगी, और ये आपकी जो रैम है ये हमारी वोलाटाइल हो जाएगी, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट,
विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा जो थी उसमें 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने, तो कौन? बजरंग पूनिया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, बजरंग पूनिया। अभी जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 के थे और ये आपके कब 2021 में करवाए गए थे, तो इसमें जो है बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जो है वो जीता था, ब्रोंज मेडल। और किस कैटेगरी में, तो 65 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में। और 65 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 रेसलर कौन बने, तो बजरंग पूनिया जो है ये बने थे। इनकी शादी जो है किससे हुई, तो संगीता फोगाट जो है उनसे इनकी मैरिज हुई है, संगीता फोगाट से। अब दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कौन सा, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक जो है इनका संबंध आपका कहां से, तो मुखरा सोनीपत से जो इनका संबंध रहेगा, कहां से, मुखरा रोहतक, सॉरी सोनीपत नहीं रोहतक से इनका जो है संबंध रहेगा, किसका, साक्षी मलिक का। और इनका जो है जन्म के ऊपर शायद एक क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट करके बता देना इनका जन्म जो है कब हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिसिंग टर्म हमें बतानी है कि इनमें से क्या आएगी। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया, राइट आंसर आप कर देना। 16वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बाकी इसको देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है ये आपकी क्या समीकरण जो है इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया 18वां क्वेश्चन की आपका 9 तत्वों वाले एक आव्यूह के अंतिम तत्व की सूचकांक संख्या जो क्या हो जाएगी, या कह सकते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विद 9 एलिमेंट इज। तो ये किसका रहेगा, तो ये आपका जावा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर का रहेगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, जितने यहाँ पे जो एरे दिए गए हैं या एलिमेंट दिए गए उसमें से एक माइनस करो, आपका यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, 9 में से एक माइनस करेंगे तो कौन सा, 8, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत की जो है पहली बुलेट ट्रेन डैश से कहां से किसके बीच में दौड़ेगी, तो किसके बीच में, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। ये कब की बात है, तो 2017 में जो इसका काम शुरू हो गया और बताया जाता है कि 2023 तक जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड कितनी है, तो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है ये बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उस समय का हम देखें तो आपका 2017 में जो इसका शुरू हुआ, तो इसीलिए जो आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बाकी अब तो क्या पता नहीं पूछा जाए। इसके बाद नेक्स्ट, अनिल जो है रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी यानी उसकी माँ हो गई, उसके इकलौता भाई यानी कि उसका मामा हो गया, और मामा का पुत्र यानी मामा का लड़का जो हो गया, क्या संबंध होगा, तो मेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा जो है वो निर्धारित करता है। तो पूर्वी सीमा आपको पता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कौन अलग करता है, यमुना नदी करती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। 320 किलोमीटर की जो सीमा बनाती है किसके बीच में, आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की जो बाउंड्री है यमुना नदी 320 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला यहाँ पे पूछा गया है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया, यानी एरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपके अभी के एग्जाम में भी पूछा गया था और पहले भी आया था, इसीलिए जो है मैं आपको कहता हूँ कि क्या पता पीछे के एग्जाम से आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एरिया की यहाँ पे जब बात की गई है तो एरिया से हमें ध्यान रखना है कि सबसे कम एरिया में कौन हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, उसके बाद में आपका कौन, पानीपत हो जाएगा, पलवल पानीपत, और उसके बाद कौन सा आपका फतेहाबाद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, एरिया के अकॉर्डिंग ना तो पलवल दिया गया ना पानीपत दिया गया, तो कौन सा हो गया, फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आपसे ये पूछ ले कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम कहाँ पे है, तब तो आपका फतेहाबाद आ जाएगा। बिल्कुल फतेहाबाद में जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम जो है 1 हो जाएंगे कहाँ पे, फतेहाबाद में। तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर बनेगा। बाकी पंचकुला के बारे में आपको पता ही है कि परसेंटेज और एरिया दोनों के अंदर जो है आपका सबसे ज्यादा 1% कहाँ पे हो जाएंगे, तो पंचकुला में हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ओवरलोडेड फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है, तो क्या होगा ओवरलोडेड फंक्शन, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा समान नाम लेकिन भिन्न मानकों या प्रकार की संख्या के एक साथ 2 या अधिक फंक्शन, यानी कि 2 और मोर फंक्शन विद सेम नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से आपको ये बताने के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इनको सेट करना है कि कैसे कैसे होगा। तो देखिए हमें इसमें कौन सा आता है, तो हमें इसमें आता है देखिए एनडीआरआई का हमें पता है, जो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे रहेगा, तो करनाल में रहेगा, बिल्कुल ये इसके सामने है। दूसरा में कौन सा आता है इसमें, तो हाँ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, तो हमें पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। तो देखिए पहले का आपका पहला हो जाएगा, तीसरे का आपका तीसरा है, तो यहाँ पे पहले का आपका पहला सभी में है, तीसरे का आपका तीसरा सिर्फ इसमें है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड
सेकंड हो जाएगा। बाकी आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो है कहाँ पे नई दिल्ली में रहेगा, या हम कह सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा आपका कौन सा राजा रमन्ना सेंटर ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी, ये आपकी इंदौर में रहेगी, तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है, इसको आप क्वेश्चन को देख लेना, इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा, डैश वर्ष जो है 1672 में नारनौल के आसपास और उसके क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध जो है मुख्य विद्रोह किया गया था, और इसमें 60 लोगों का द्वारा किया गया था। कौन सा था, तो सतनामी विद्रोह था जो कि 1672 में किया गया था नारनौल में। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए 1672 का जो टाइम है वो किसका टाइम पीरियड था, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं साइड, देखिए यहाँ पे, तो 1672 के टाइम देखिए जो औरंगजेब जो है वो आपका राजा कब बना था, तो आपका 1658 से लेकर 1707 तक राजा बना था औरंगजेब, और इसी के टाइम पीरियड की बात है आपकी कब की, 1672 की। तो औरंगजेब के टाइम में हुआ था कौन सा, सतनामी विद्रोह। और सतनामी पथ जो है इसकी आपकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो संत वीरभान के द्वारा की गई, संत वीरभान के द्वारा। तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू है 1885 की बनी भाप इंजन, यानी कि आपका स्टीम लोकोमोटिव जो पूछा गया सबसे पुराना, जो कि कब 1855 में जो आपका बना था। और ये जो है आपका कहाँ पे रहेगा, अभी रेवाड़ी आपका रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो है आपका, वहां पे आपका जो है रखा गया है कौन सा, फेरी क्वीन, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। फेरी क्वीन जो है ये आपका अभी तक कार्यरत है, और इसको जो है किसमें, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम जो है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करवाया गया कब, 1988 में। ये भी आप याद रख सकते हैं। कहां पे रहेगा, फेरी क्वीन अभी तक कार्यरत है, कब का है, 1855 का है, और इसको जो है रेवाड़ी के रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में इसको रखा गया। 1988 में इसको वर्ल्ड जो आपका गिनीज बुक वर्ल्ड उसमें रिकॉर्ड नाम इसका दर्ज करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, जेजाक भुक्ति जो है डैश का पुराना नाम है, तो किसका रहेगा आपका, ये बुंदेलखंड का रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एक आपका जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक सरफेस जो है आपके सामने, उसके ऊपर क्या है, ड्रॉपलेट रखी गई है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्टिंग करेगा, तो आपका एक तो सरफेस टेंशन या हम कह सकते हैं पृष्ठ तनाव, दूसरा कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी भी, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि 3 विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में कितनी, यहाँ पे 6 सीटों में एक पंक्ति पर बैठाना है। बैठाने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें यदि सभी महिलाओं को एक साथ बैठाना पड़े। तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपका जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन के टाइप का आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हम इसमें निकालेंगे, ये अलग अलग इनको निकालेंगे। तो देखिए क्या बिठाया, जैसे एक युगल हमारा यहाँ पे बैठा है, इसमें ये मेल है ये फीमेल है, दोबारा से एक यहाँ पे बैठा मेल और फीमेल, उसके बाद एक यहाँ पे मेल और फीमेल। अब देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पे, तो ये आपकी 3 बॉक्स बना दिए, तो यहाँ पे आपकी 3 की प्रोबेबिलिटी जो हमारी फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये दो आपस में चेंज कर सकते हैं सीट, तो हमारा कौन सा 2 फैक्टोरियल, उसके बाद ये भी कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल, उसके बाद ये भी कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आप इसको करोगे तो कितना आएगा, देखिए 3 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 2 4 6 और 8 हो गया, 8 दूनी 16 16 48, यहाँ पे कितना आ गया 48 यहाँ पे आ गया। अब दोबारा से जो है 48 को दोबारा से हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन है काफी सारे पूछे गए, अभी के एग्जाम में भी पूछे गए थे, पहले के एग्जाम में भी यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक जंगली प्रजाति को जो मानव प्रबंधक के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, यानी एक जंगली जानवर जो उसको पालतू बनाने की जो प्रक्रिया कौन सी, घरेलू बनाना, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अंग्रेजी में ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, डोमेस्टिकेशन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, जो जंगली प्रजाति का जो है उसको मानव प्रबंधक बनाने की प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट 32 जो यहाँ पे दिया गया कि राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड जो है कौन सा, हाईवे रिसर्च बोर्ड वाज सेटअप इन द ईयर, कब इसको सेटअप किया गया, तो कब, अक्टूबर 1973 की ये बात है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे छोटे एकल प्रयोगता कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो क्या हो जाएगा, सीपीयू ऑफ स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर इज, तो कौन सा हो जाएगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। अभी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपके लगभग जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं एचएसएससी के द्वारा कि 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पीछे के एग्जाम के भी उठा लें, तो जितने भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे भी आप कवर जरूर करना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने असम के भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, इसका नामकरण किसके ऊपर रखा गया? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि किसके नाम पर? तो भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ये आपके क्या है? तो असम के आपके फेमस है, असम के सिंगर कह सकते हैं, प्ले बैक सिंगर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं म्यूजिशियन जो है आपके असम के, इनका जो है निधन हुआ था शायद 2011-12 के आसपास की बात है। तो ये आपके असम के है, इसीलिए जो है इनका असम में जो आपका पुल बनाया गया है इसके ऊपर जो है नाम रखा गया है किसका? भूपेन हजारिका जो आपका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु जो है इसका नाम रखा गया है। और वैसे अगर इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा? डोला सादिया जो सेतु है, डोला सादिया सेतु जो है ये आपका नाम रखा गया है, और इसी का नाम बदलकर क्या भूपेन हजारिका सेतु जो है वो रख दिया। अभी किस किस के बीच में है? तो एक तो आपका असम हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो आपका ये पुल रहेगा, असम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें यार ढोला जो दिया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सादिया आपका असम में पड़ता है, और इसी के बीच का जो ये आपका पुल रहेगा जो हमारा भूपेन हजारिका सेतु हम इसको कह सकते हैं। भूपेन हजारिका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न जो है वो कब दिया गया इनको? तो 2019 में जो है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। 2019 में किसको? भूपेन हजारिका को मरणोपरांत किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 2019 का भारत रत्न, तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, शब्दों का वह जोड़ा जो कि यह संबंध दर्शाता है कि त्वचा जो है, त्वचा पर आपके बाल होते हैं, उसी तरह घास आपका कहाँ पे? धरती पे हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। बाकी तो यहाँ पे मैच हो नहीं रही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि ए आपके सामने ये है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपका क्या होगा? तो देखिए जब हमारे पास क्या है, जब आपके सामने इस तरह की वैल्यू आ जाए 1/√6 माइनस √5, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू बनानी है, यानी हम ऊपर वाली वैल्यू बनानी है जो में इजी से हर एक चीज में काम आ जाए। अब देखिए जब भी इस तरह की वैल्यू आए आपकी डिवाइड में दे रखी हो और वो रूट में दे रखी हो, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करके देखो और उन दोनों को माइनस करके देखो। अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा तो आपका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो √6 प्लस √5 हम लिख सकते हैं। कैसे? इसको करके भी देखेंगे। देखिए आगे ये काम भी आएगा आपके। देखिए हमने जो 1/√6 माइनस √5 लिखा, इसका आपका जो परिमेयकरण करो, हर का परिमेयकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन जो करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? √6 प्लस √5 करेंगे, नीचे √6 प्लस में √5 करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर आपका कितना? 6, b स्क्वायर 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा? √6 प्लस √5। तो ये हमारा कितना बना? 1 बना। तो इसीलिए क्या बना आपका? √6 प्लस √5। यानी कि अगर नीचे वाली जो आपकी वैल्यू जो है, अगर इनका डिफरेंस आपका 1 आता है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? साइन चेंज करो और इसको ऊपर लिखो, √6 प्लस √5 हम इसको लिख सकते हैं। आई थिंक ये आपका क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? ए स्क्वायर और दोबारा में आपका क्या? ए स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए एक स्क्वायर तो हम इसको लिख देंगे कैसे? तो √6 प्लस में √5 इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। अब दूसरा जो यहाँ पे दिया गया 1/a स्क्वायर, जब हमारा ये वैल्यू है तो इसको 1/a करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? √6 माइनस में √5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई। अब इसको सोल्व करो, देखो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 5, यहाँ पे प्लस में आएगा कितना? 2, रूट कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5 और माइनस में 2 √30 आ जाएगा। ये हमारा प्लस ये माइनस कटा तो कितना? 6 और 5 11, 6 और 5 11 कितना आया? 11 और 11 22। हमारा राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो बस आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा मेथड रहेगा, बस ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। इसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री के टाइप का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, और बाकी आप जो कैटेगरी नंबर देख सकते हैं कितनी है? 3/2018, कैटेगरी नंबर 5 है। इसका जो है एग्जाम लिया गया था जो दिसंबर 2018 में, फीमेल एसआई का ये पेपर है। इसके बाद दोबारा से जो मेल एसआई का पेपर था वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित वैसे तो अगर इंग्लिश में देखें तो हमें पता नहीं है, इतनी ज्यादा में नॉलेज है नहीं, लेकिन हिंदी में देखते हमें समझ आ जाएगा। बकरी, बकरी का बच्चा होना, घोड़ा, घोड़ी ब्याना, भेड़, मेमने का जन्म, भैंस, सुअर ब्याना। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बफेलो का देखिए यहाँ पे फ्रोइंग दिया हुआ, फ्रोइंग आपका सुअर का है, शिप का आपका लैम्बिंग हो जाएगा, हॉर्स का आपका कौन सा? फोलिंग हो जाएगा, और गोट का आपका जो किडिंग दिया हुआ शायद ये, इसको देख लेना। तो कौन सा? ये आपको याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री के टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा, क्या पता यहां से आपका क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ के जो प्रसिद्ध किला जो है 1861 में उसका नाम रखा गया, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया? फेमस फोर्ट ऑफ महेंद्रगढ़ वाज क्या है? सो नेम्ड बाय। 1861 में जो है इसका नाम किसके द्वारा रखा गया? तो महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा रखा गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। किसके नाम के ऊपर रखा गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो दिया गया किसके के नाम पर रखा गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे नेम्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया? तो कौन सा? महाराजा नरेंद्र सिंह। किसके नाम पर? अपने पुत्र कौन सा? आपके महेंद्र के नाम पर जो इसका
नाम रखा गया, तो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही एक आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो महेंद्रगढ़ का किला जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके, मराठा शासक कौन था, एक सेकेंड, मराठा शासक जो है कौन था, तो तांत्या टोपे के द्वारा जो है, तांत्या टोपे के द्वारा जो है ये बनाया गया था मराठा शासक के द्वारा। कौन सा, महेंद्रगढ़ का किला। ये अभी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, और कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है कि आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गोल्डन जो चाइल्ड यहाँ पे दिया गया, सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, बिल्कुल इसने बोला था, और ये भी था जॉन मार्शल वाला जो है ऑप्शन डी ये आपका गलत है जो यहाँ पे दिया गया। अब देखिए जॉन मार्शल के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था, जिसकी अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उसने स्थापना की थी, और वही जो उसका पहला महानिदेशक बना था, और उसी में जॉन मार्शल कौन सा जो है तीसरा महानिदेशक बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जॉन मार्शल। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे दिया गया ये आपका सही सुमेलित नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, नए युग की परिवहन प्रणालियों में से एक जो कौन सी टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया, यह एक डैश है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी यह एक पर्सनल रैपिड पीआरटी। ओके, ये पीआरटी जो है पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है आपका ये रहेगी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ट्यूसडे को आपको ये लिखा गया है, तो आपका जो स्क्वेरी जो दिया गया है इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए टी के बाद हमारा यू आ गया, यू को हमने एज इट इज लिखा, यानी पहले का दूसरा लेटर दूसरा एज इट इज, पहले का दूसरा लेटर एस के बाद टी आएगा, क्यू हमारा एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल इसमें दिया गया। उसके बाद ई के बाद एफ आई, यानी यू के बाद वी आ जाएगा, तो टी क्यू वी आएगा, यानी कि आपका किस में, तो आपका ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया। अब देखिए आगे क्या दिया गया, हमारा कौन सा, यू के बाद हमारा वी आ गया, उसके बाद कौन सा एस हमारा एज इट इज है, यानी वी के बाद हमारा ए आ जाएगा, तो वी के बाद ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है। उसके बाद देखिए डी के बाद हमारा क्या, अगला देखिए अगला यहाँ पे एक कम हुआ है, तो डी के बाद हमारा सी है, तो वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आर के बाद हमारा क्या, पी क्यू आर, तो क्यू आएगा यहाँ हमारे पे वी ए क्यू, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा 41 का। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री और कोस 179 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी, देखिए जब हमारी कोस 1 से हमने चलना शुरू किया, 2 3 और कंटिन्यू चलते गए कितने तक, 179 तक, और बीच में एक वैल्यू आती है कौन सी, कोस 90 डिग्री, कौन सी, कोस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, कोस 90 की हमारी 0 वैल्यू होती है, तो इसीलिए आपकी इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अब क्योंकि देखिए जब हमने एक की बात की तो एक की चलो जो भी वैल्यू है पॉइंटों में दे दी, 2 की भी पॉइंटों में, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कोस 90 पे हम पहुंचे और कोस 90 के बीच में एक बीच में 0 वैल्यू आएगी, किसी को वैल्यू से 0 से गुणा करेंगे तो सारी 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अमृता प्रीतम की जो है उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले तो किस लिए दिया जाता है, तो भारत की आपकी 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र रहेगा, और इन 22 भाषाओं में एक आपकी कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखना अगर एग्जाम में एक वाला क्वेश्चन आ जाए कि इन 22 आपके सामने ऑप्शन दिया होगा कि ये बताएगा कि भारत की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी आपकी जो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए 22 भाषाओं में जो आपकी साहित्य के लिए जो आपका दिया जाता है, ये हम कह सकते हैं सर्वोच्च भारत का आपका जो है भारत का सर्वोच्च जो है साहित्य पुरस्कार, सर्वोच्च साहित्य हम कह सकते हैं लिटरेचर अवार्ड जो है आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जो दिया गया है यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये जो है 22 भाषाओं में उच्च जो हम कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। और वहीं अमृता प्रीतम को दिया गया था, और ये कब की बात है अमृता प्रीतम को, तो 1981 में दिया गया था, और इनको रचना कौन सी थी जिनके लिए इन्हें दिया गया था, तो कागज ते कैनवास, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अमृता प्रीतम को कागज ते कैनवास के लिए जो है 1981 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 भाषाओं में है, तो आपकी 21 भाषा के लिए है, तो पंजाबी भाषा के लिए जो है ये दिया गया था, जो कागज ते कैनवास रचना है अमृता प्रीतम की, ये वाला हमारा हो गया। अब देखिए जो अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया, 55वां 2019 का जो है किसको दिया गया, तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जो है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जो है इनको दिया गया, और किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए जो है, मलयालम भाषा के लिए ये अवार्ड दिया गया 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसका राइट आंसर बनेगा।
दहेज के लिए आपकी कौन सी हो जाएगी, तो धारा आपकी 304B जो है, 304B हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। वैसे हमने बाकी 4-5 धारा जो थी वो हमने डिस्कस भी की थी, जैसे 302 जो आपकी हत्या के दंड के लिए रहेगी। इसके साथ ही हमने कुछ एक धारा हमने हरियाणा जीके की क्लास में भी कवर किए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, काला व सफेद चिन्हों के विभिन्न सघन के साथ एक छपे हुए समांतर रेखाओं के सेट क्या कहते हैं। तो हिंदी में तो समझ आएगा नहीं, इंग्लिश में देखिए, सेट ऑफ पैरेलल प्रिंटेड लाइन, यानी कि आपकी पैरेलल प्रिंटेड लाइन जो है छपी होती है और डिफरेंट थिकनेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर। अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं, वैसे तो दुकान पे तो हम नॉर्मली लेके आते हैं, लेकिन कई मॉल में से या विशाल मेगावाट या जो इजी डे में से कहीं से भी लेके आते हैं, तो एक बार कोड स्कैन करते हैं। तो वो बार कोड के ऊपर क्या है, कहीं पे आपकी जो बड़ी लाइन होती है, कहीं पे छोटी लाइन होती है, यानी ये बार कोड जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यही इसने पूछा है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोबर और मिट्टी से बनी कला क्या हो जाएगी। तो ये अभी के एग्जाम में भी पूछा गया, कौन सा, सांझी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2 जीनोम से अधिक वाला जीव कहलाता है, यानी कि एनी ऑर्गेनिज्म विद मोर देन 2 जीनोमिस इज कॉल्ड, जीनोम्स इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो आपका बहुगुणित। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, मोनो का मतलब हमारा एक होता है, पोली का हमारा अधिक हो जाएगा, डाई हमारा कौन सा हो जाएगा, तो द्वि डबल हो जाएगा, और ये हमारा हाफ वाला हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 10:10 पर एक घड़ी के मिनट की और घंटे की सुई के बीच का कोण जो है वो क्या रहेगा। तो क्या रहेगा, इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहले हमारे जो घंटे का जो टाइम दिया गया इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो घंटे वाली सुई अगर हम देखें कि आपके कितने घंटे होते हैं, तो टोटल 12 घंटे होते हैं। घड़ी में आपका सर्कल कितना होता है, तो 360 डिग्री का हमारा एंगल जो है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पे कितना बना, तो 1 घंटे में आपका एंगल कितना बना, तो 12×3=36, यानी कि 1 घंटे में आपका 30 डिग्री जो है वो एंगल बना। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कितना, 10:10, यानी कि 10 मिनट अगर ऊपर होंगे तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी आगे खिसकेगी। तो वो कितना खिसकेगी, तो 10 घंटे इसको 10 मिनट जो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि 10×6 = 60 और 61/6 हमारे पास आ जाएगा घंटे। अब देखिए इन घंटे को जब हम इसके साथ गुणा करो, यहाँ पे 61/6 हम घंटे से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 पे चला जाएगा और 6 नीचे है तो 5 पे, यानी कितना आ जाएगा, 5 और 30, 305 डिग्री हमारे पास आ गया। कौन सी, घंटे वाली सुई जो है उसका हमारा एंगल आ गया 305। अब जो मिनट वाली सुई जो है उसका भी हमें देखना है, और उसका हम कैसे देखेंगे, मिनट वाली सुई का। तो 1 मिनट जो है आपकी कितनी यहाँ पे करते हैं, देखिए 360 हमारा टोटल हो गया। इसमें से 1 घंटे में आपके कितने, तो 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में आपका जो है कितना डिग्री कोण बना, तो हमारा 6 डिग्री जो है वो कोण बना 1 मिनट में। टोटल यहाँ पे टाइम कितना है, तो 10 मिनट है, तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री का जो आपका कोण हो जाएगा। अब दोनों को हमें माइनस करना है, तो 305 यहाँ पे जो दिया गया इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 60 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बचा, 10 में से गया कितना, 4 और यहाँ पे कितना, 2, 245 डिग्री जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कोण आपके कौन से बनते हैं, जब आपकी जो घड़ी हमने ऐसे बना ली, तो आपका 10:10 हमने ऐसे बना ली, तो एक तो एंगल आपका ये वाला बनेगा, एक एंगल आपका ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 245 तो है नहीं, यानी कि हम 360 में से 245 को माइनस करो कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 360 में से माइनस करेंगे तो देखिए 260 से 260 100 तो सीधे ही हो गए, और 15 ये वाले हो गए, तो 115 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन करने हैं जब भी आपके सामने एंगल का आपके सामने क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा, इसमें आपका क्या लॉजिक बनेगा, यहाँ पे दिया गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये पहली लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन का हमें कौन सा यहाँ पे 3rd नंबर बताने की, यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, देखिए 12 को 1 से गुणा किया, इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 12 को 1 से गुणा किया और प्लस में 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया, दोबारा से 13 को कितने से 2 से गुणा किया और 2 का स्क्वायर ऐड किया, 13 को कितने से, उसके बाद 30 आ गया हमारा, 30 को 3 से गुणा किया और कितना, 30 को कितने से, 30 को 3 से गुणा किया, बिल्कुल, और यहाँ पे प्लस में कितना कर दिया यहाँ हमने, तो 30×3 = 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया। तो यही जो इक्वेशन है यहाँ पे चलेगी, तो 18 यहाँ पे दिया गया है, तो कितना 18 गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 19 आएगा सबसे पहले। उसके बाद 19 दूना 38, 19 गुणा 2 38 प्लस में 4, 38 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा। अब 42 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4×3 = 12 और 2×3 = 6, यानी कि 126 प्लस में आपका कितना 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 135 से कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने,
कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सीपीयू में अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु होता है, यानी कि इन सीपीयू डैश पॉइंट टू बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो कौन सा हो जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और जितने भी आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके साथ जो है ये सारे शेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये कब की बात है? देखिए 2018 के आसपास की बात है, जब जो है इसके जो कौन थे, तो आपके गुरविंदर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए जो है उस समय का राइट आंसर था, लेकिन अभी का ये राइट आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जो है आपके गुरविंदर सिंह कौन बनेंगे, तो आपके इसके डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन आपके गुरविंदर सिंह हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके जो डायरेक्टर यहाँ पे क्या पूछा गया, करंट डायरेक्टर, तो डायरेक्टर आपके कौन हो जाएंगे जो पंजाबी अकादमी के, तो डायरेक्टर आपके सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे आपके पंजाबी अकादमी के आपके जो है डायरेक्टर सुनील वशिष्ठ। तो याद रखना है। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि पंजाबी साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम रहेगा, तो कमेंट करके ये बता देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने इन द सीरीज लेटर आपको ये बताना है कि नेक्स्ट दो लेटर आपके क्या बनेंगे। तो देखिए जब इस तरह के सामने आए तो हमने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो क्या डिफरेंस बना, इनको ऐसे अलग अलग इनको अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे किया, उसके बाद दोबारा से आपका यहाँ पे ये यहाँ पे गया, उसके बाद दोबारा से आपका डी से कहाँ पे ई तक गया और उसके बाद ई से हमारा इस पर गया। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा लेटर तो छोड़ ही दो, पहला दूसरा तीसरा हमने छोड़ा, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा छोड़ा। देखिए टी के बाद कौन सा, ए, टी से एक पहला लेटर यहाँ पे है, तो टी से एक पहला है, और यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा छोड़ो तो एस के बाद आर एक पहला लेटर है, तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, इस पहला तीन छोड़ो, क्यू के आगे कौन सा आएगा, तो क्यू से एक पहले वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, तो आपका पी बनेगा। कौन सा, पी, जो कि यहाँ पे पी कौन से में दिया गया, ऑप्शन इसमें भी दिया गया और उसमें भी। उसके बाद लास्ट देखिए यू यहाँ पे दिया गया, यू के बाद अगला लेटर, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एक्स के बाद वाई आ जाएगा। तो इस तरह से पी और वाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा 56 का। इसके बाद नेक्स्ट, एक पासे को लुढ़काने के बाद अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता यहाँ पे पूछी गई है कि वो क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर अगर ये डायरेक्ट पूछ लेता कि अगर पासा आपका उछाला जाता है और उसमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी, 2, 3 और 5 जो है ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अगर ये सीधा बोलता है, यहाँ पे सम संख्या को काट देते एक बार, तो सीधा अगर बोलता है कि प्राइम संख्या की क्या हो जाएगी, तो टोटल कितने केस है, 3 है, टोटल मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी 6, तो कितना 1/2 तो है, तब हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे कि आपको ये दिया गया है कि सम संख्या का आपका क्या हो जाएगा, तो सम इनमें से कौन सी है, तो आपकी अकेली सिर्फ 2 ही सम संख्या है, तो बस एक प्रोबेबिलिटी बनती है, यानी एक चांस है, सम अभाज्य संख्या आने का एक चांस है, कितने में से, 6 में से, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी को आपको पता है कितना, कि आपके पॉसिबल चांस यहाँ पे ऊपर आएंगे, पॉसिबल चांस डिवाइड में मैक्सिमम चांस कितने हैं, तो यही हमारी जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो बस यही फॉर्मूला लगाना है, बाकी फॉर्मूला तो क्या है आपको समझ आ ही गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो कि यमुना नदी पर 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। तो आपका देखिए यमुना नदी पर आपके कौन कौन से बांध हो जाएंगे, यहाँ पे जो बांध दिए गए हैं वो आप देख लो कि बांध आपके कौन से, तो किसाऊ और रेणुका बांध, जो हमने हर बार पढ़ते हैं किसाऊ और रेणुका बांध, तो किस नदी पर है, तो आपके यमुना नदी के ये बांध हो जाएंगे। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया अनंगपुर डैम है, अनंगपुर डैम कौन सा, ये इसको ग्रेविटी डैम भी इसको बोला जाता है अनंगपुर को, तो कहाँ पे, फरीदाबाद में जो ये आपका रहेगा। दूसरा भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा बांध के जन्मदाता चौधरी छोटू राम किस पर है, नदी पर है, ये आपका सतलुज नदी पर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध रहेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिया गया है, हम कह सकते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसकी थी, तो बिहार और पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब ये तो थी आपकी राज्य की, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया राज्य का, लेकिन अगर यूं पूछ ले कि सबसे ज्यादा वैसे ही किसकी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी प्लस हमारी स्टेट मिलाकर जो है सबसे ज्यादा किसकी, तो सबसे ज्यादा आप सभी को पता है कौन सी, दिल्ली की जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है डेंसिटी हो जाएगी, हम कह सकते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी, दिल्ली की। लेकिन यहाँ पे राज्य की जब बात की गई है तो सबसे ज्यादा किसमें, तो बिहार और पश्चिम बंगाल रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा की बात हो चुकी है तो कम भी ये ध्यान रख लेना, कम किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो है सबसे कम है 2011 की सेंसस के अनुसार, हम कह सकते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रयोज्यता जो है वो चुनिए, क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, इट क्रिएट वेरिएशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको आप देख लेना बाकी।
और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी के एग्जाम में भी कई बार आया है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है जो क्या हो जाएगी, तो खुला हाथ स्मारक हम कह सकते हैं, ओपन हैंड मोन्यूमेंट जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले जो है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित था, तो ये अभी जो है इस पेपर में कोशिश यही करते हैं कि जल्दी जल्दी से पेपर कंप्लीट करें। बाकी डिटेल तो हमने क्लास में हम कर ही रहे हैं, जैसे अभी 2021 के जो हम पेपर सोल्व करें, जिनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज, वो जाकर जरूर देखना जिन बच्चों ने नहीं देखी, क्योंकि उनमें हम इस तरह से पेपर ही सोल्व कर रहे हैं। और साथ में जैसे हरियाणा जीके के अलग क्वेश्चन है और उसके साथ ही एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस किए हैं। जैसे यहाँ पे बात आ चुकी है किसकी, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की, तो उसमें हम हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है स्वतंत्रता से पूर्व कहां था, तो आपका लाहौर में बना था, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तब इसका नाम लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हुआ करता था स्वतंत्रता से पहले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 1919 में स्थापना हुई, 1915 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन हो जाएगा, तो जी.वी. मावलंकर, या हम कह सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा के बारे में तो वैसे हमने आज सुबह की क्लास में, आज सुबह पता नहीं कल सुबह जो क्लास हुई थी उसमें हमने लोकसभा से काफी सारे क्वेश्चन कवर किए थे। अब दूसरा देखिए यहाँ पे सरदार हुकुम सिंह जो दिया गया है, एक सेकेंड, इसको सरदार हुकुम सिंह जो दिया गया ये भी आपके लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। कब से कब तक की बात है, तो 1962 से लेकर 1967 तक जो है ये लोकसभा के स्पीकर हैं सरदार हुकुम सिंह। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी जो दिया गया, ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है ये काम कर चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये कौन से थे, तो एक मात्र आपके निर्विरोध अगर पूछ ले, निर्विरोध अगर आपके राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। अब याद कैसे रखोगे, देखिए नीलम में आपका सबसे पहले क्या आता है, नी आता है, तो निर्विरोध में भी आपका नी आता है, यानी निर्विरोध आपका कौन सा, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर या जी.वी. मावलंकर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, भौगोलिक रूप से जो है हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा की सीटें जो है यहाँ पे वो पूछी गई है, तो कितनी रहेगी, तो आप सभी को पता है विधानसभा की हमारी 90 सीटें रहेगी। 90 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की हमारी जो कितनी 5 सीटें रहेगी। अब जब जो आपका हरियाणा जब बना तो आपकी 1966 की बात है, 1966 में कितनी सीटें थी, तो 54 सीटें थी आपकी 1966 में। अगले साल 1967 में कितनी कर दी गई, तो इनको 81 कर दिया गया। और 1990 में जो है कितनी कर दी गई, 1977 में 1977 में आपका जो कितनी 90 कर दी गई। हाँ यहाँ पे 90 आएगा। देखिए आपकी 66 में 54 है, अगले ही साल जो कितनी 81 कर दी, और 10 साल के बाद जो कितनी 90 कर दी गई। वैसे एक बता रहे हैं कि आपकी एंग्लो इंडियन की है, लेकिन वैसे एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो समाप्ति कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना कौन सा 90 ही आएगा आपका इसका राइट आंसर। अभी आपकी जो है कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 14वीं विधानसभा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और इसके 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 14वीं विधानसभा अध्यक्ष जो है इसके आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। हम स्पीकर भी कह सकते हैं ज्ञानचंद गुप्ता। हमारा ये वाला हो गया। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपके सारे के सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब 14वीं हमने पढ़ ली, तो 13वीं भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लेना। 13वीं विधानसभा के कंवरपाल गुज्जर जो है ये 14वीं विधानसभा के आपके अध्यक्ष थे, जो कि पहले हुई थी। अभी कोई कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और बाकी अभी कंवरपाल गुज्जर जो है 13वीं में तो आपके कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कौन सा, शिक्षा का विभाग इनके पास है, शिक्षा वन और पर्यटन विभाग या हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे, तो कंवरपाल गुज्जर रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, यदि ए जो है एक तिरछा सममित है, या कहा गया कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है, देन अगर आपकी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है और यहाँ पे क्या दिया गया, ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो ध्यान रख लेना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर दिया गया, अगर आपकी ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे जो दिया गया आपकी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर एन, अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू हमारा ओड नंबर होगा, तो ओड नंबर होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, तो ये भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू इवन नंबर हमारा होगा, तब हमारी क्या बन जाएगी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वही यहाँ पे है, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, तो कौन सा सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन मार्क को डैश ऑपरेटर कहते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर इसको बोला जाता है, तो आपका कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसको आप ध्यान रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपका कौन सा, अमार सुनार बांग्ला जो है, अमार सुनार बांग्ला जो है
ये आपका किसका रहेगा, तो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान रहेगा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का और बांग्लादेश दोनों का जो है राष्ट्रगान किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका गीतांजलि के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया, कौन सा, नोबेल प्राइज, वो हमने डिस्कस भी कर लिया है। बाकी मोहम्मद इकबाल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका तराना ए हिंद जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तराना ए हिंद तो हमें इतना ज्यादा याद नहीं होगा, लेकिन तराना ए हिंद जो है ये आपका शुरू कहां से होता है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो आपकी लाइन है ये तराना ए हिंद की है और ये किसके द्वारा लिखी गई, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई। तो ये भी आप इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कर लें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हमारा कौन सा राष्ट्रीय गान जो है लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो है इनके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और भारत का राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कब गाया, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता, तो कौन सी, मारकंडा नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। मारकंडा के बारे में हमने डिस्कस किया है, पुराना नाम क्या रहेगा, अरुणा रहेगा। हरियाणा में आपकी कहां से, तो अंबाला में प्रवेश करती है और बाद में जाकर कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में जाकर ये मिल जाती है। और मारकंडा जो है इसकी आपकी रण है, एक आपकी बेकना है, रण बेकना, और तीसरी कौन सी, नकटी। ये 3 जो है इसकी सहायक नदी है। बेकना वाला एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने, मोरनी पंचकुला में स्थित एक प्रजनन केंद्र है और ये आपका किसका प्रजनन केंद्र रहेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो किसका हो जाएगा, तो आपका तितर प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। या इसको क्या, फीसेंट प्रजनन जो केंद्र भी इसको बोला जाता है, फीसेंट या तीतर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया तीतर। अगर आपसे काला तीतर का पूछ ले, काला तीतर, तो आपका काला तीतर के बारे में अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कौन सा, काला तीतर जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो माना गया था, किसको, अबूब शहर को माना गया था, जो कि आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों में आपका जो है टच होता है। तो कौन सा, काला तीतर वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है नहीं, क्योंकि काला तीतर को क्या है, आपकी अबूब शहर जो है इसको आपका काला तीतर की जन्मस्थली माना जाता है। बस इसी तरह का एक क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में अगस्त के महीने में जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था, तो बस आप ये ध्यान रख लेना। बाकी चिकारा प्रजनन केंद्र जो है आपका कहां पे रहेगा, तो केरू भिवानी में जो है चिकारा रहेगा। और आपका मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र पूछ ले, तो मोर प्लस में चिकारा, नीला मोर नहीं, मोर और प्लस चिकारा, तो ये आपके कौन से, झाबुआ रेवाड़ी में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम, यानी कि शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली जो है किससे ली गई है, तो किससे, कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ यहाँ पे यूएस से जो दिया गया है, हमने मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका से। और इसके साथ ही कौन सी, महाभियोग की प्रक्रिया जो है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है आर्टिकल 61 में, ये भी हमने कहां से, अमेरिका से इसको बोरो किया है, या हमने अमेरिका से लिया है। इसके साथ ही आपका जो है रूस से, मौलिक अधिकार तो हमने जो है किससे लिए हैं, अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य जो अगर पूछ ले, तो मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए हैं, तो रूस से मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसका आपका किसके लिए, तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जो है उनको सोल्व करने के लिए आपका इसका यूज होता है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इनको नियंत्रित करने के लिए जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका कौन सा, एक अभी के एग्जाम में पूछा गया था, बैंक और आपके जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके किस तरह का कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, MAIN मेन फ्रेम कंप्यूटर जो उसका यूज किया जाता है बैंक और आपके जो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है डाटा कलेक्ट करना होता है और एक मेन फ्रेम में जाकर जो वो सारा डाटा स्टोर होता है, बस ये ध्यान रख लेना। बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि भारत में ICC अंडर 19 विश्व कप 2018 जो है जीता। अंतिम मैच में भारत और किसके बीच में हुआ, तो देखिए 2018 का जो आपका जो दिया गया कौन सा, ICC वर्ल्ड कप जो है कौन सा, अंडर 19 जो दिया गया है, ये आपका किसने जीता, तो भारत ने, हमारे इंडिया ने जीता था। और किसको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में फाइनल मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इसमें हरा दिया गया था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो किसको चुना गया, तो शुभमन गिल को जो है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो चुना गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब मेन बात यहाँ पे ये रहेगी
कि भारत जो है कितनी बार ये टाइटल जीत चुका है। तो अब तक सबसे पहले 2000 में जीता था, फिर 2008 में, उसके बाद 2012 में और बाद में कब 2018 में, जो यानी 4 बार जो है, चौथी बार अभी जो है टाइटल जीता था, अब नहीं, यानी कि 2018 में जीता था भारत ने। और रनर अप यह पूछा, जो यहाँ पे पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया जो है रनर अप था। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया कब का, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन था, इसीलिए तब के एग्जाम में ये पूछा गया है। अब 2020 में जो है उसके बाद दोबारा से जो है आपके वर्ल्ड कप हुए थे, ये हम कह सकते हैं कौन से, जो आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुए थे, इसमें देखिए ये आपके जो है, इसमें पहले नंबर पे कौन जीता था, तो भारत यहाँ पे भी फाइनल में पहुंचा था। पहले नंबर पे कौन था, तो बांग्लादेश जीता था। दूसरे नंबर पे कौन था, तो इंडिया जो है, इंडिया हार गया था किससे, बांग्लादेश से। और इस जो 2020 का जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप था, इसमें जो है हमारे जो मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो रन किसने बनाए थे, तो यशस्वी जायसवाल ने जो है सबसे ज्यादा रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने कितने, तो 400 रन बनाए थे। ये इसीलिए बता रहा हूं, क्या पता यहाँ पे एग्जाम इस बार का, क्योंकि 2018 में तो 18 का पूछ लिया, अब 2021 का जो एग्जाम होगा, तो इससे पहले 2020 में हुआ था, वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज जो यहाँ पे रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो किसको चुना गया, तो जैसे ऊपर वाले में शुभमन गिल को चुना गया था, यहाँ पे आपका किसको, यशस्वी जायसवाल को जो है वो चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, आप पीछे का भी याद रख लेना, आगे जो 2020 वाला जो है ये भी आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्या पता एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका, ओके यहाँ पे रह गया। देखिए यदि टका, जिस तरह से आपका क्या है, लीरा आपका इटली से, उसी तरह टका किसके है, तो टका आपकी किसके है, तो अपने पड़ोसी देश कौन सा, बांग्लादेश के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। और सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कि सीमा किस देश के साथ लगती है, हमारी बाउंड्री सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो आपकी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। इसको मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया के जैसा ही जो है नक्शा आपका बांग्लादेश का रहेगा, भारत का बेटा भी जो है इसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा x इजिकल टू, ओके ये थोड़ा सा देखना विजिबल नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ो और बाकी बाद में देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है विजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो बाकी इसको जो है जैसे ही ये इसको देखते हैं, दूसरी PDF अवेलेबल होती है, तो उसके बाद ये टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनिशिएशन ऑफ कौन सा, मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि दूध संत्रावण आरंभ जो है कहलाता है, तो क्या कहलाता है। देखिए अगर आपने पहले की क्लास अगर लगाई है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पे भी लेक्ट वर्ड आ जाए तो मतलब क्या है, समझ लेना दूध की बात यहाँ पे हो रही है। और वही यहाँ पे जो है आपका काम आएगा, दूध स्त्रावण की बात हो रही है, तो कौन सा, लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए और कौन सा है, तो एक आपका लैक्टोमीटर जो है वो पूछा जाता है। लैक्टोमीटर तो किसके लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए जो आपका लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है आपका जीवाणु जो है, वो जीवाणु या विषाणु जो है वो आपका किस में यूज होता है, तो आपका दूध को दही में बदलने में आपका काम आता है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है आपका, जहां पे भी लेक्ट वर्ड आ गया मतलब कहीं ना कहीं दूध से आपका रिलेटेड है, तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपकी हेल्प दे सकती है ये वाली चीज। तो लैक्टोजेनेसिस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वायु पुराण के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान की जन्म स्थली है, तो कौन सी हो जाएगी, कैथल कपिस्थल, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि रूसों की सामान्य इच्छा के अनुसार निम्न में से विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो इसका आपका देख लेना, इसका आपका कौन सा, सभी जो है इसके सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है जो बीटा कीटो ईस्टर की अमोनिया प्राथमिक अमीन जो दिया, इसको आप पढ़ लेना। अभी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 79 जो है इसका आपका कौन सा बनेगा, तो 79 का आपका बी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद पोषक तत्वों की आवश्यक का मानक जो है डैश के द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा, आर्नन और स्काउट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अभी टाइम कम रहेगा और इसीलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता जो है कब लागू हुई, तो भारतीय दंड संहिता देखिए किसके द्वारा लागू की गई, तो मैकाले के द्वारा इसको शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, वैसे तो अगर कहें तो इसको अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित इसको कब किया गया, तो अधिनियमित यहाँ पे 6 अक्टूबर 1860 को किया गया। कब, 6 अक्टूबर 1860 को। और यहाँ पे क्या दिया गया, कम इन फोर्स। वैसे तो अगर देखें तो फोर्स में या कह सकते हैं कि लागू कब से हुई, तो लागू आपकी 1 जनवरी 1862 से आपकी जो है इंडियन पेनल कोड जो है स्टार्ट हुई थी। लेकिन आपकी अधिनियमित जो कह सकते हैं कब इसको बोला गया, तो आपकी 6 अक्टूबर 1860 को। और HSSC ने राइट आंसर क्या माना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसको राइट आंसर माना है। तो ध्यान रख लेना, आपका ये पुलिस डिपार्टमेंट से कह सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्या पता अब की बार भी रिपीट में आ जाए।
नेक्स्ट आपके सामने कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो पहला सुपर कंप्यूटर यहाँ पे दिया गया। सुपर कंप्यूटर कौन सा, परम हो जाएगा, किसके द्वारा, CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया। कहाँ की कंपनी है, पुणे की ये कंपनी है। और पहला कंप्यूटर अगर वैसे पूछे कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो करे फर्स्ट जो है सबसे पहला कंप्यूटर था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के तल के साथ साथ पाए गए हैं, तो किसके साथ, घग्गर हाकरा यमुना नदी, घग्गर हाकरा नदी, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 84 जो दिया गया इसको आप देख लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है, हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी, तो हरियाणवी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बांगरू बोली, ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है। या कौन सी, इसकी जो है जाटू बोली भी इसको बोलते हैं, तो ये आपकी कौन सी रहेगी, बांगरू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। खड़ी बोली जो है ये आपकी कहाँ पे, तो शायद गुरुग्राम के आसपास के, शायद ये दिल्ली के लगते टच में, शायद ये आपकी कौन सी नॉर्थ साइड में बोली जाती है, शायद आपकी खड़ी बोली, या दिल्ली की साइड में, कमेंट करके बताना खड़ी बोली आपकी कहां बोली जाती है। बागड़ी आपकी राजस्थान के टच की होगी। अहिरवाटी जो दी गई आपकी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की साइड की अहिरवाटी आपकी बोली हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, एक परीक्षा में 3 एकाधिक विकल्प प्रश्न होते हैं, यानी इन एन एग्जामिनेशन दे आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं MCQ बेस में, ठीक है। अब देखिए, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, हर एक प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। तब आपको क्या देगा, हाउ नंबर ऑफ वे इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट, तो सभी के सभी जो आंसर वो करेक्ट हासिल करने में जो फेल हो जाए, इस तरह की यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले के भी 4 ऑप्शन है, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, कितने हो जाएंगे, 64। अब यहाँ पे क्या कहा, सभी उत्तरों को सही करने में असफल होता है तो 1 माइनस कर दो, इसमें कौन सा 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप ऐसे ही कर लेना। देखिए इसके बाद, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्य तक कुंजियां होती है, तो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 104। कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में उच्चतम जो है मैग्नेटाइट अयस्क डैश में उपलब्ध है, तो ये कहां पे रहेगा, तो देखिए मैग्नेटाइट के बारे में हमने बात किया था। मैग्नेटाइट आपका किसका अयस्क हो जाएगा, तो आयरन का। इसके साथ ही आपका किसका रहेगा, तो एक आयरन का और दूसरा कौन सा, ओके आयरन के आपके 2 है, कौन से, एक तो आपका मैग्नेटाइट हो गया, दूसरा आपका कौन सा हेमेटाइट हो गया। तो ये दोनों आप ध्यान रख लेना, जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ऐसे किसके, आयरन के। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा, ये देखिए अब हमारे पास कौन से बचे, तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन बचे हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए, ग्रामेटिकली रॉन्ग जो क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि आई वाज द मैन हुम की जहां पे यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हु दे थॉट वाज डेड, तो यहाँ पे हु आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें भी बताना कि ग्रामेटिकली रॉन्ग जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एडवाइस आपका क्या है, तो अनकाउंटेबल आपका जो है एडवाइस रहेगा, तो इसके साथ जो आर्टिकल नहीं आएगा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। बाकी ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद 91 जो दिया गया है, आपको ये बताना कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन में से क्या मैच करेगा। दे मीट रेगुलरली एट ईच अदर्स हाउस, तो एक दूसरे के हाउस में आपके रेगुलरली मीट करते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नन ऑफ हिज फ्रेंड हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, तो किसका आ जाएगा, तो इसका आपका बनेगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है कि इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो कंपाउंड सेंटेंस आपका होता कौन सा है, तो देखिए जो सेंटेंस आपके एंड से और बट से जोड़े जाएं, 2 सेंटेंस आपके आपस में कनेक्ट हो, तो वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, आई टोल्ड हिम दैट ही बी प्रमोटेड, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा। उसके बाद कौन सा, यहाँ पे देखिए एड से जुड़ गया, तो कौन सा आपका ये बना, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आपका एंड और बट किस में है, तो इसमें और दिया है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, तो ये आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो बिल्कुल ये बनेगा, कुत्ते ने बिल्ली को मारी, कुत्ते ने बिल्ली को मारता है, तो कुत्ता बिल्ली को मारा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है पहले ही, आप दोबारा से जाकर भी देख सकते हैं, दोबारा से भी इसको अपलोड किया जाएगा और यहाँ से आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा जो पेपर रहेगा किसका, एसआई फीमेल का ये पेपर है, और जल्दी ही जो है मेल का जो पेपर रहेगा वो भी हम कोशिश करते हैं कल शाम तक जो है आपके साथ अवेलेबल हो जाए। उसके बाद कांस्टेबल के जो पीछे के पेपर हैं, एक एक करके, मतलब बात ये है मेन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एक करके सारे के सारे पेपर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे जितने भी बन सकते हैं एग्जाम से पहले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
इनमें से विशेषण है, विशेषण आपका क्या हो जाएगा, तो अच्छा जो विशेषण हो जाएगा, देखते ही हमें पता लग रहा है। उसके बाद 97 जो दिया गया है, टस से मस ना होना, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ना, जरा भी प्रभावित ना होना। जैसे कि HSSC में कुछ भी कर लें, कितना भी ट्वीट कर लें, HSSC को जो करना है वो करेगी, वो अपने काम से टस से मस नहीं होने वाली। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो जरा भी प्रभावित नहीं होना, उसको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। देखिए शहर जो है शब्द क्या हो जाएगा, तो शहर आपका क्या है, तो एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा 98 का। उसके बाद प्रत्युपकार जो है संधि विच्छेद क्या है, तो प्रत्युपकार आपका क्या बनेगा, तो प्रति प्लस उपकार बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा, राम रोटी खाता है, इसमें कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा, तो राम से रोटी जो है खाई जाती है, तो ये हमारा जो है कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए कोशिश तो ये करते हैं कि जल्दी जल्दी से सारी क्लास करवाई जाए, लेकिन अब जिस तरह से ये वाले क्वेश्चन है, कर्मवाच्य वाले क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि एक स्पेशल क्लास लेके, जैसे आपके जितने भी पेपर हुए उनमें से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारी एक क्लास में कवर हो, जो हिंदी के, हरियाणा जीके के तो चल ही रहे, हिंदी के हम साथ में कवर करें। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि राम रोटी खाता है, इसमें कर्मवाच्य, तो हम कर्मवाच्य भी करेंगे, कर्तवाच्य भी करेंगे, भाववाच्य भी करेंगे, तीनों एक साथ कवर करें, ताकि इससे जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका कवर हो जाए। जैसे कि एक हिंदी की क्लास हमने पहले भी की है, काफी सारे बच्चों ने उसको देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। उस तरह से हम जिस तरह से अब और सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हिंदी के भी वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही जो है अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे ये डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आपका स्पेशल करवाया जाएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, और बच्चे भी करेंगे, तब आपको वो चीज वैसे भी समझ आ जाएगी। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।